फिर से आरजू के कैरेक्टर पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी, जिससे सभी घर वाले और खासकर मिस्टर मित्तल बहुत परेशान थे। सबकी कोशिश यही थी कि इस बारे में रेहान और आरव को उससे भी ज्यादा आरजू को कुछ पता न चले। दूसरी ओर रेहान और आरव सोहम का लैपटॉप और फोन हैक करके उसकी कुंडली निकाल रहे थे। देर रात लगभग सभी सो चुके थे। अजीत स्क्रीन पर नजर गड़ाए फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। सोहम पेड़ के सहारे आरजू के रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। अब ये अलग बात है कि आरजू और ईशानी पहले से ही उसके स्वागत के लिए तैयार थीं। जैसे ही वो बालकनी के सहारे ऊपर आया, अलार्म नहीं बजा, बल्कि आरजू और ईशानी ने उसके ऊपर कंबल डालकर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। करीब 5 मिनट तक वो दोनों उसे धोती रहीं। फिर अजीत के कहने पर उन्होंने उसे बालकनी पर धकेला और इस बार अलार्म बजने लगा। आरजू और ईशानी ने अपने कान से ईयरफोन निकाल दिए, लेकिन अभी भी उन्होंने कंबल नहीं हटाया था। अब तक सब लोग वहां पहुंच गए थे और कंबल में छुपे आदमी को चोर समझकर सबने अपना हाथ उस पर साफ कर दिया। करीब आधे घंटे की सुताई के बाद सोहम को उस मोए कंबल से आजादी मिली, लेकिन अब तक उसके शरीर का एक भी हिस्सा अपने पुराने रंग और आकार में नहीं बचा था। इस वक्त वो बिल्कुल नीला सूजा हुआ पड़ा था। विभोर और मिसेस खन्ना उसे किसी तरह संभालते हुए कमरे में लेकर जाने लगे, तभी एक जोरदार तमाचे की आवाज। सभी आवाज की तरफ देखने लगे। आशा अपने गालों पर हाथ रखे खड़ी थी और बुआ जी खा जाने वाली नजरों से उसे देख रही थी। मिस्टर मित्तल, का हुआ जिज्जी? काहे इतनी रात को बच्चे को प्रसाद बांट रही हो? बुआ जी, अरे तो और का करें? जे देखो इस छोरी को कारनामा। अपना फोन दिखाते हुए, जे कॉलेज में एडमिशन के लाने फार्म भर दियो है, और तो और बाकी लाने रुपया भी भर दियो है। आशा के बाल खींचते हुए, रे छोरी, कितनी बार समझाओ है तो को जे पढ़ना लिखना छोरियों का काम ना हो। मिस्टर मित्तल, बस जिज्जी, काहे लकीर के फकीर बनी बैठी हो? अरे आज के जमाने में ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां ना कर सकती हैं? अरे किसी और को छोड़ो, हमारी आशा को ही देख लो। अरे 10,000 से ज्यादा बच्चे बैठते हैं जेईई के एग्जाम में, उनमें से खाली 2,000-2,500 बच्चों को एडमिशन मिलता है। और हमारी आशा, उसने ना सिर्फ एग्जाम पास किया बल्कि पूरे देश में 5वें नंबर पे आई है। तुमको छोटी बात लगती है? बुआ जी, देखो लल्ला, तो को अपने बच्चन के साथ जो करना था सो कियो। अब हमारे और हमारे बच्चन के बीच में कछु ना बोलो। अरे आज जे छोरी हमसे छुपाए के पैसे भरी है, कल को कछु और करेगी। राम राम राम, अरे अरे तो भला हो जे इस छोरे सोहम का, जिसने समय पर मुझको सब सच बता दियो, वरना ना जाने जे छोरी और का गुल खिलाती। आरजू, ये आप क्या बोल रही हैं बुआ जी? मतलब ये यहाँ इतनी रात को आपसे इस बारे में बात करने आया था? आरव, क्यों मिस्टर, देखने में तो शरीफ घर के लगते हो और ऐसी हरकतें करते हो। अगर तुम्हें बुआ जी से बात करनी ही थी तो दिन में सबके सामने करते, यूं चोरों की तरह घुसकर करने की क्या जरूरत थी? अजीत, सही बात है, वो तो अच्छा हुआ कि किसी ने पुलिस को नहीं बताया। अगर पुलिस आ जाती तो। रेहान, और फिर ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि तुम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे। पता नहीं कैसे संस्कार मिले हैं तुम्हें। इसके बाद काफी देर तक उसे और उसके घर वालों को कोसते रहे। सुबह सब कुछ बदला हुआ था। जहां सब पहले आरजू के बारे में अनाप शनाप बक रहे थे, वहीं अब सब खन्नास के बारे में गॉसिप कर रहे थे। सोहम रात की पिटाई की वजह से पेन किलर लेकर सोया पड़ा था और मिसेस खन्ना विभोर पर अपना सारा गुस्सा उतार रही थी। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो विभोर? इस पागल से तो कभी कोई उम्मीद थी नहीं और ना की जा सकती है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना ये लड़की कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अरे इस पागल के बाप ने तो कहीं का नहीं छोड़ा हमें। कितनी बार समझाया कि पैसे अलग अलग जगह पर रखो, लेकिन नहीं। अब देखो, एक हॉस्पिटल क्या बंद हुआ, हमारी तो रोटियों के लाले पड़ गए हैं। और इस समस्या से अगर हमको कोई बचा सकता है तो वो ये लड़की है। वैसे तो कंपनी के 60% शेयर्स इसके नाम पर है, लेकिन इसे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आज तक कभी बिजनेस और ऑफिस की किसी बात में इंटरेस्ट नहीं लिया इसने। सोचो अगर ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बनती है तो हमारा कितना फायदा होगा। हमें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें ये चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। और वो एक बार फिर वो सब कुछ याद करने लगी। कैसे जब उन्हें पता चला कि सोहम आरजू को पसंद करता है तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। फिर उन्होंने बुआ जी से दोस्ती की और आशा की शादी में मेहमान बनकर पहुंच गईं। और कभी पैसों और कभी झूठी एक्टिंग के बल पर मिस्टर मित्तल को आरजू और सोहम की शादी के लिए मनाने की कोशिश की। फिर कुछ औरतों के साथ मिलकर उन्होंने आरजू के कैरेक्टर पे कीचड़ भी उछाला, लेकिन सब फेल रहा। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात यह हुई कि मिस्टर मित्तल ने खुद उन्हें शादी में आने का न्योता दे डाला। वहीं विभोर उस दिन के बारे में सोच रहा था जब वो कॉलेज में किसी की रैगिंग कर रहा था और आरजू ने पूरे कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। उसने तो उसी दिन फैसला कर लिया था कि वो उससे बदला लेकर रहेगा। फिर जब उसे पता चला कि सोहम उसकी तरफ अट्रैक्टेड है तो उसने जानबूझकर उसकी फीलिंग्स को बढ़ावा दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसे आरजू से कोई प्यार व्यार नहीं है। वो बस नॉर्मल सा अट्रैक्शन है जो किसी को भी हो सकता है। लेकिन उसने जबरदस्ती सोहम के दिमागी हालत का फायदा उठाकर नॉर्मल सी फीलिंग को जिद में बदल दिया, क्योंकि उसे पता था कि सोहम के दिमागी हालत की वजह से आरजू उसे संभाल नहीं पाएगी और सोहम उससे इतना टॉर्चर करेगा कि वो टूट जाएगी। जहां एक तरफ खन्नाज अपने मंसूबे बांधने में मगन थे, वहीं स्टोर रूम में एक चेयर पर आशा बैठी हुई थी और बाकी सब उससे सवाल कर रहे थे। मैं हमेशा से जानती थी कि अम्मा हमको कभी पढ़ने नहीं देंगी, इसीलिए मैंने ये रास्ता निकाला। वो पैसे भी मेरे थे, मैंने स्कूल किया और डबल टाइम ट्यूशन किया, बच्चों को पढ़ाया, उसी के पैसे थे। सब सही चल रहा था। पता नहीं कैसे इस विभोर को भनक लग गई। मुझे माफ कर दो आरजू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि वो लोग तुम्हारा किडनैप करने वाले हैं।
इसीलिए उन लोगों ने अजीत को देखकर, आपको याद है पहले दिन जब आप उनसे टकराए थे और वो सारा दूध गिर गया था, उसमें नींद की दवा थी, और फिर वो चॉकलेट उसमें भी थी। रात में भी उन दोनों ने आरजू के खाने में दवा मिलाई थी, लेकिन उससे पहले ही आरजू ने कुछ खा लिया था और वो बेहोश नहीं हुई। और वो अलार्म, उसकी वजह से भी उन लोगों का सारा प्लान फेल हो गया। उसकी बातों से वहां किसी को भी ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उन लोगों ने किसी तरह आशा को समझा बुझाकर उसे वापस भेजा और आगे का प्लान तैयार करने लगे। वहीं एक तरफ सभी बड़े किसी तरह बुआ जी और फूफा जी को आशा की आगे की पढ़ाई के लिए मना रहे थे। सुबह से इतना सब कुछ हो गया था कि अंत में संगीत के कार्यक्रम को शॉर्ट में निपटाना पड़ा। वैसे भी कल सोहम ने जो कुछ भी किया उसके बाद तो आरजू और ईशानी किसी भी कीमत पर डांस नहीं करना चाहती थी। वो फंक्शन में भी बस अपने परिवार की इज्जत की वजह से आ गई थी। रेहान और आरव ने भी परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। वो तो बस कुछ ग्रुप परफॉर्मेंसेस हुए और कजिन्स ने कुछ एक डांस परफॉर्म किया। इसके बाद सब खाने पीने में लग गए। तभी अचानक लाइट चली गई। सारे परिवार के लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। अजीत और अजय ने चेक किया और करीब 10 मिनट के बाद लाइट आई। सब वहीं थे और सुरक्षित भी थे। ये देखकर सबको तसल्ली हुई। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन सुबह से भाग दौड़ मची हुई थी। सब तैयारियों में लगे थे। आखिर आज शादी जो थी। इसके अलावा आशा ने जो भी बताया था, हालांकि वो सिर्फ फैमिली के लोग ही जानते थे, और रात में जो भी हुआ था उसकी वजह से सब थोड़े परेशान थे और सजग भी थे। दूल्हा और दुल्हन के पास जाने की आज किसी भी बाहर वाले को परमिशन नहीं थी। और तो और उन्हें जो भी खाने पीने को या फिर जो भी चीज चाहिए होती थी वो कुसुम जी, देवकी जी, अजय और अजीत 2 बार चेक करने के बाद ही पहुंचा रहे थे। इन सब में खास बात भी थी। सोहम रात से ही कहीं गायब था, लेकिन मिसेस खन्ना और विभोर बिल्कुल नॉर्मल थे। इनफैक्ट मिसेस खन्ना तो बढ़ चढ़कर सारी तैयारियों में हिस्सा ले रही थी। जल्दी जल्दी सारी रस्मों को निभाते हुए आखिर में घुड़चढ़ी का समय हो गया। देवकी जी ने दोनों दूल्हों की मां बनकर आरती उतारी और उन्हें मीठा खिलाया। गाजे बाजे के साथ मंदिर जाने के लिए बारात निकली। दोनों दूल्हे बांके बन्ना बन के मंदिर में पहुंचे और भगवान जी का आशीर्वाद लिया। फिर बारात मंदिर से वापस दीक्षित मेंशन की ओर चल पड़ी, जहां दोनों दुल्हनें उनका इंतजार कर रही थी। नाचते गाते बारात दरवाजे पर पहुंची तो रेहान ने बैंड मास्टर से गाने की फरमाइश की और खुद ही डांस करने लग गया। डोली लेके आए हैं दुल्हन लेके जाएंगे, प्यार के दुश्मन हमको अब रोक ना पाएंगे, जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे। डोली लेके आए हैं दुल्हन लेके जाएंगे। रेहान को इस तरह डांस करते देखकर सब हैरान थे, क्योंकि वो बचपन से एक बहुत ही गंभीर और शांत, धीर गंभीर लड़का था। उससे इस तरह की किसी हरकत की उम्मीद किसी को थी नहीं। डांस खत्म हुआ और सब द्वार पूजा के लिए आगे बढ़े। पल्लवी जी ने बारी बारी से दोनों की आरती की, फिर तिलक किया और दोनों की नाक पकड़ी। आरव ने तो सब कुछ अच्छे से करवा लिया, लेकिन रेहान ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। जब पल्लवी जी ने उसकी नाक पकड़ने की कोशिश की तो वो बुरी तरह भड़क गया, और जब सबने उसे समझाने की कोशिश की तो वो उनसे भी उलझने लगा। यहाँ तक कि उसने मिस्टर शर्मा और मिस्टर मित्तल की भी बात मानने से इनकार कर दिया था। किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत किया गया और सब अंदर आ गए, और जयमाल की रस्म के लिए दोनों को स्टेज पर लेकर जाया गया। फूलों से सजे स्टेज के बीच में 4 गोल्डन और मरून कॉम्बिनेशन की महाराजा चेयर्स रखी थी, जिसके सामने सोफे पर बाकी गेस्ट के बैठने की व्यवस्था थी। डार्क ब्लू कलर की शेरवानी जिस पर गोल्डन वर्क था, मैरून कलर के दुपट्टे के साथ आरव गजब लग रहा था। वहीं पे क्रीम कलर की लखनवी अचकन में रेहान भी कुछ कम नहीं लग रहा था। दोनों ही स्टेज पर बैठे अपनी दुल्हनों की राह देख रहे थे। सारे मेहमान और दोनों दूल्हे स्टेज पर अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। तभी लाइट्स डिम हुई और डीजे पर गाना प्ले हुआ। हो तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। इसी के साथ एक स्पॉटलाइट एंट्रेंस की तरफ गई और कुसुम जी, पल्लवी जी और उमा जी के साथ मरून कलर के राजस्थानी लहंगे में दोनों दुल्हने घूंघट डाले धीमे कदमों के साथ अंदर आई। लगन लागी रे तो से प्यारे बलम के सारी, तो से प्यारे, लगन लागी रे तो से प्यारे बलम के सरी, तो से प्यारे, लगन लागी रे तो से प्यारे बलम के सरी, तो से प्यारे। इस वक्त दोनों ही दुल्हनों में से कौन कौन है ये पहचानना बहुत मुश्किल था। दोनों ने एक ही जैसे कपड़े पहन रखे थे और दोनों ने ही घूंघट से चेहरा ढक रखा था। मेहमान तो मेहमान, घर के लोगों को भी उन्हें पहचानने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी आरव स्टेज से नीचे उतरा और एक दुल्हन से जाकर लिपट गया। फिर थोड़ी देर में नम आंखों के साथ उससे अलग हुआ और उसके माथे को चूमकर उसके कंधे पर हाथ रख बड़े प्यार से उसे स्टेज पर लेके आया और उसका हाथ रेहान के हाथ में थमा दिया।
अपनी बहन के लिए उसका प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। रेहान ने घूंघट उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से मौजूद महिलाओं ने उसे ये कहकर रोक दिया कि फेरों से पहले दुल्हन का चेहरा देखना अपशकुन होता है। कुछ रिश्ते की भाभियों ने तो उसकी जल्दीबाजी का मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया। अब तक ईशानी भी स्टेज पर आ चुकी थी तो जयमाल की रस्म शुरू हुई। पहले आरव और ईशानी का जयमाल होना था। अजय, सुमित और बाकी के दोस्तों ने आरव को ऊपर उठा लिया। अजीत, सुनील और कुछ कजिन्स ने ईशू को उठा लिया और फिर काफी देर तक उनके बीच नोक झोंक चलती रही। अंत में बड़ों को ही बीच में आना पड़ा। इस तरह हंसी मजाक के बीच आरव और ईशानी ने एक दूसरे को जयमाल पहनाया और सबने उन पर फूल फेंककर उनको आशीर्वाद दिया। अब बारी थी रेहान और आरजू की। सारे दोस्त एक बार फिर तैयार हो गए उसे उठाने के लिए, लेकिन रेहान ने उन्हें डपट कर मना कर दिया और खुद घुटनों पर बैठ गया। उसकी दुल्हन ने उसे जयमाल पहना दिया। जब रेहान उसे माला पहनाने गया तो सारी औरतों ने उसे पीछे खींच लिया, जिससे रेहान एक बार फिर से भड़क गया तो सबने उसे छोड़ दिया और रेहान ने जल्दी से उसे जयमाल पहना दिया। अब तक हर तरफ रेहान के चर्चे शुरू हो गए थे। कोई उसकी बेसब्री का मजाक उड़ा रहा था तो कोई उसके बात बात पर चिढ़ने और गुस्सा करने से परेशान हो रहा था। इन सब के बीच मिसेस खन्ना और विभोर ही थे जो उसके इस बिहेवियर को एंजॉय कर रहे थे और लोगों को भड़का भी रहे थे, जिससे अब हर जगह उसकी थू-थू होनी शुरू हो गई थी। वैसे बुआ जी भी इसमें पीछे नहीं थी। वो तो भर भर के रेहान और आरजू दोनों को गालियां ही दे रही थी। जयमाल के बाद सब ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके साथ फोटोज क्लिक करवाई। इसके बाद दोनों जोड़ों को आराम करने के लिए भेज दिया गया। इधर सभी मेहमानों ने खाना खाया और जो लोकल मेहमान थे वो वापस लौट गए। अब बस कुछ खास मेहमान और घर के लोग बचे थे। वहीं दूल्हों के कमरे में सब रेहान की टांग खींचने में लगे थे। क्या बात है भाई, मतलब बात शादी के मंडप तक पहुंच गई है और किसी को थोड़ा भी सब्र नहीं हो रहा है। अरे भाई कोई समझाओ, सबके सामने से तो कोई इनकी दुल्हन को लेके नहीं जाएगा ना, थोड़ा तो सब्र कर लो। जहां सारे लड़के हंसी मजाक कर रहे थे और उसकी टांग खींच रहे थे, वहीं रेहान इन सबसे चिढ़ रहा था और बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था और बाहर जाना चाहता था। लो भाई, इसमें तो अब 2 घड़ी चैन से बैठने का भी सब्र नहीं है। चले जाना, तनिक सुस्ता लो। वो क्या है ना, आपके बाद तो सारी जिंदगी दौड़ना और नाचना ही है बीवी के इशारे पर। इस बार उससे चुप नहीं रहा गया और एक बार फिर वो सबसे उलझ गया। आरव और अजीत ने उसे किसी तरह शांत किया और अजीत ने उसे शराब दी पीने को, जिसने उसे एक झटके में गटक लिया। थोड़ी देर में उसने कोई आधा बोतल खाली भी कर दी। आरव और अजीत ने आंखों आंखों में कुछ इशारा किया। तब तक बाहर से बुलावा आ गया और दोनों दूल्हे एक बार फिर मंडप में आ गए। थोड़ी ही देर में दुल्हनें भी बाहर आईं। अब कन्यादान की रस्म होने वाली थी। तभी वहां काफी सारे पुलिस वाले आ गए। मिसेस खन्ना, आपको और आपके दोनों बेटों सोहम और विभोर को मनी लॉन्ड्रिंग, मिस आशा को ब्लैकमेल करने, मिस्टर मित्तल और डॉक्टर आरजू मित्तल को धोखा देने और मिस्टर रेहान शर्मा को किडनैप करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। बुआ जी, हाय राम, जे का कह रहे हैं आप लोग? अरे रेहान शर्मा को किडनैप करने के लाने, लेकिन जे छोरा तो यही है। जे को का हुई गवा और कब हुई गवा? इंस्पेक्टर, नहीं माता जी, ये रेहान नहीं है। ये तो सोहम है जो नकली मास्क लगाकर यहाँ बैठा है। इतना कहकर उसने सोहम के चेहरे से मास्क पकड़कर खींच दिया, जिससे रेहान का चेहरा हट गया और वहाँ सोहम बैठा था। बुआ जी, हाय राम, अगर जे सोहम है तो रेहान किधर गवा? राम राम राम, अब मोको सब समझ आए गवा। जे मनूस छोरा हमारी छोरी को शादी के मंडप में बिन ब्याह के छोड़कर भाग गवो। राम राम, जे मनूस छोरे से और का उम्मीद किया जा सकत है। भाग गवा हमारी छोरी को बिन ब्याही। अब उसे कौन ब्याह करेगो? अब हमारी छोरी को सारी जिंदगी ऐसा घर में बैठना पड़ेगो। राम राम राम। मिसेस खन्ना, अरे नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सोहम है ना, वो करेगा इस बच्ची से शादी। बुआ जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आपके कारण हमारी बच्ची को जीवन बच गो आज, वरना तो आप जाने हो इस दुनिया में बिन ब्याही दुल्हनों के साथ कैसा व्यवहार होता है। मिसेस खन्ना, अरे नहीं बहन जी, अब वो फूल सी बच्ची सिर्फ आपकी बच्ची थोड़ी ना है, वो हमारी भी बच्ची है। स्टॉप इट, बस करो आप दोनों। सोहम के सिर पर बंदूक रखते हुए, अब चलो जल्दी से बताओ कि रेहान का है, वरना। विभोर, लुक इंस्पेक्टर, तुम ऐसे मेरे भाई से बिहेव नहीं कर सकते, और सबूत क्या तुम्हारे पास कि इन सबका? सुनील, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, बेटा ये नए जमाने की पुलिस है, तुम्हारे जमाने से ज्यादा फास्ट है। सबूत भी है हमारे पास जिसे हम कोर्ट में दिखाएंगे। फिलहाल तो जो पूछा है उसका जवाब दो। विभोर, तू 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर, तेरी इतनी हिम्मत? तो बस देख मैं क्या करता हूँ। वो किसी को फोन लगाने लगता है और बाकी सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। 2 मिनट के बाद विभोर हैरान परेशान सा फोन रखता है। मिसेस खन्ना उसे पूछती हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तो उधर से सुनील कहता है, मैं बताता हूँ ना आंटी जी, वो क्या है ना, जिन ऊपर के लोगों को इसने अभी फोन किया, उन लोगों ने हमें आदेश दिया। और वैसे भी यहाँ शादी में हमारे सिवा कई सारे स्पाई मौजूद हैं। उन्होंने आप तीनों के लैपटॉप, फोन सब हैक कर लिए। सारी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में जानकारी है हमें। विभोर को देखते हुए, आपके शब्दों में कहा जाए तो सबूत इकट्ठा किया है हमने। इसके अलावा जब आप लोगों ने यहाँ के कैमरा को और माइक फिक्स किए थे ना, और हाँ, जब भी आप लोगों ने आशा को ब्लैकमेल किया, सब मौजूद है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था। और हाँ, आंटी जी को मैसेज भी तो सोहम के नंबर से गया था, और फिर आशा ने खुद कंप्लेंट भी की है। तो इतना तो काफी है इन लोगों को अंदर भेजने के लिए। अरे हाँ, आप लोगों को शायद पता नहीं था कि यहाँ पे लाइट का और कैमरा का कनेक्शन अलग अलग है। तो हर जगह के कैमरा भी 2 अलग अलग सर्वर से कनेक्टेड है। तो जब आप लोगों ने रेहान को किडनैप किया था ना, वो सब रिकॉर्ड हो गया।
आई थिंक इतना सबूत तो काफी होगा आपको अरेस्ट करने के लिए। बुआ जी, हमका तो लागत है कौनो बहुत बड़ी गलत फहमी हुई गवाह है तो को बचवा। काहे कि जे लोग तो बहुत बड़े और सुलझे हुए लोग हैं, जे ऐसे काहे करेंगे हैं? और फिर इनका हम लोगन से तो कौनो दुश्मनी भी ना है ना। दुश्मनी है माता जी। वो क्या है, कुछ समय पहले डॉक्टर आरजू इनके अस्पताल में थी। इनके एक बड़े बेटे के आदमी के साथ छोटी सी झड़प हो गई थी। ये मामला मीडिया में गया, बहुत हाईलाइट हुआ। इसके बाद इनके हॉस्पिटल की जांच हुई और बहुत सारे काले कारनामों की पोल खुली। बस इसके बाद से इन लोगों ने डॉक्टर आरजू को दुश्मन बना लिया अपना, और इसीलिए इन लोगों ने ये सब कुछ किया। सोहम, नहीं, ये सब बिल्कुल झूठ है। अरे वो गुप्ता तो एक नंबर का धोखेबाज था ही, और फिर उसकी सारी करतूत तो खुद उसके बेटे ने बताई थी, और जो उसने नहीं बताई वो सब मैं बताता हूँ ना। असल में अजीत ने शराब में सोडियम थियोपेंटल नाम का एक ड्रग मिला दिया था। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में ट्रुथ सीरम कहते हैं। इसके असर की वजह से सोहम ने ना सिर्फ गुप्ता और उसके बेटे, बल्कि साथ में अपने खुद के परिवार के सारे काले राज जो थे वो बक दिए, जिसे सुनकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। सुनील ने उसके सारे कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लिया। उसके दिए गए बयान के बल पर और पिछले दिनों जो सबूत इकट्ठा हुए उनके बल पर तुरंत उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।